अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद अकरम है। एजुकेशन सीरीज़ के हवाले से आज हम एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ जेंडर स्टडीज़। आज के फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जेंडर स्टडीज़ क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई कि इसको एज अ सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा जाए। फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक सीएसएस में इसको एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर भी ऑप्ट किया जाता है। चूँकि जेंडर स्टडीज़ सोशियोलॉजी से इवॉल्व हुआ है, तो जिन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड सोशल साइंसेस से है उनके लिए तो ये सब्जेक्ट कदरे आसान है। बट अगर जिन एस्पिरेंट्स का नहीं भी है तो उनको भी परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इस सब्जेक्ट को इंतहाई आसान अल्फाज में ना सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे बल्कि समझेंगे भी। ये सब्जेक्ट हमारी होने वाली रोज़मर्रा ज़िंदगी से कनेक्टेड है, जिसमें हम तमाम जेंडर्स की बात करते हैं, जिनमें मेल, फीमेल एंड एलजीबीटीक्यू, तमाम जेंडर की रोल्स की बात करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, उनके राइट्स की बात करते हैं, जिन्हें हम 3 R's ऑफ जेंडर का भी नाम देते हैं। रोल को मज़ीद जो है वो 3 टाइप्स में रखा जाता है, जिसमें रिप्रोडक्टिव रोल जो है वुमेन को असाइन किया जाता है, वेयर एज प्रोडक्टिव एंड कम्युनिटी जो रोल है वो मेल को असाइन किया जाता है। फर्दर जो है बात स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले लेक्चर्स की अपडेट आपको टाइमली मिल सके। अब हम बात करते हैं जेंडर स्टडीज़ की। जेंडर से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक्स और जेंडर में डिफरेंस क्या है। मोस्टली जो लोग हैं वो इन दोनों को सेम मीनिंग में ले रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। Sex refers to a set of biological attributes in human beings and animals. इसमें हॉर्मोन्स एंड क्रोमोसोम्स की स्टडी के हवाले से मेल एंड फीमेल में जो डिफरेंसेस हैं इन्हें स्टडी किया जाता है। Whereas gender refers to a socially constructive roles, behavior, expressions and identities in male, females and others. In other words, हम कह सकते हैं कि gender is an interdisciplinary subject in which we are study male, female and LGBTQ. वैसे तो जेंडर में हम तमाम जेंडर्स की बात करते हैं, बट जो अगर देखा जाए तो जो ज़्यादा बात होती है वो वुमेन के राइट्स की बात होती है, उनके इश्यूज़ की बात होती है। सो जेंडर जो है इट्सेल्फ अ फिनोमेना जिसमें सोसाइटी जो है वो डिसाइड करती है कि मेल एंड फीमेल के सोसाइटी में क्या रोल्स हैं, इनको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि अगर मेल है तो वो कैसे एक्ट करे, अगर फीमेल है तो वो कैसे बिहेव करे। या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि सोसाइटी जिस तरह इवॉल्व हुई है इसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, एक ऐसा कल्चर बना दिया है जिसमें ये तस्लीम कर लिया गया है कि जो फीमेल है so that she is confined with household chores. She looks after their children and other members of the family. She should stay at home to cook, to serve the meal, etc. In other words, female has secondary role जिसमें इसका आउटर वर्ड से ज़्यादा कंसर्न नहीं रखा जाता। मसलन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड ग्लोबलाइजेशन इश्यूज़ वगैरह। यानी कि ये बात तस्लीम क़यास कर ली गई है कि जो फीमेल है वो एक नाक़िस अक़ल है, सो दैट शी कैन नॉट बी अ गुड डिसीजन मेकर। मतलब कि ऐसी और भी बहुत सी बातों को वुमेन के साथ एसोसिएट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ड्राइविंग की बात ले लें तो जो है अगर वुमेन ड्राइव कर रही हो तो कहा जाता है कि वुमेन है ड्राइविंग तो गलत होगी। या जो काम हमारे माशरे में मेल मेजॉरिटी कर रही हो, अगर वही काम फीमेल करे समटाइम्स या तो उसे टोटली इग्नोर कर दिया जाएगा
या फिर ये कहा जाएगा कि फीमेल है, काम तो गलत होगा ही। सो ये सब क्या है? ये सब हमारी सोसाइटी ने, हमारे माशरे ने हमारे जहनों में इंग्रेव्ड कर दिया है, बिठा दिया है कि अपार्ट फ्रॉम फ्यू थिंग्स जो कि वुमेन जो है वो अच्छा कर सकती है काम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बच्चे को की परवरिश की बात कर लें, तो कहा जाता है कि माँ से बढ़कर बच्चे की कोई बेहतर परवरिश नहीं कर सकता। जबकि कुछ ही काम ऐसे हैं जिनके अलावा जो काम औरत करती है वो काम मर्द भी तो कर सकता है। अगर औरत बच्चे को खाना खिलाती है देन मर्द भी तो खिला सकता है। अगर औरत बच्चे को उठाती है देन मर्द भी तो उठा सकता है। अगर औरत बच्चे का डायपर चेंज करती है देन मर्द भी तो कर सकता है। सो अगर हम सम अप करें तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये हमारी सोसाइटी ने एक ऐसा कल्चर बना दिया है, हमारे जहनों में बिठा दी है। सो ये तो था जेंडर, जिसमें हमने तमाम जेंडर्स की बात करते हैं, बट ज़्यादा जो बात होती है वुमेन्स की बात होती है, राइट्स की बात होती है। अब हम हिस्ट्री में अगर राइट्स को देखें, बैक एंड पे जाएं, तो 12-15th सेंचुरी में मैग्ना कार्टा चार्टर साइन होता है। उस टाइम के जो किंग थे और बेल्स के दरमियान, बेसिकली इसकी हम डेप्थ तो नहीं जाएंगे, बट इन शॉर्ट ये कि इसमें ये था कि जो लॉ है वो सबके लिए सेम है। मतलब कि कोई भी शख्स जो है वो लॉ से अबव नहीं है, चाहे वो किंग है, क्वीन है, सबके लिए सेम है। मज़ीद हम आगे आते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को ले लें, 1789, in which when Western came out from dark ages into an enlightenment era। और वैसे भी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो जो 3 चीज़ों पर कंप्राइज था, जो कि थी फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी। यहाँ भी राइट्स की बात हुई, आज़ादी की बात हुई। मज़ीद हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि मैरी वोllस्टोनक्रॉफ्ट, जो कि यूके की राइटर थी जिन्होंने वुमेन राइट्स पे बहुत काम किया, बल्कि सबसे पहले शी रोट हर फर्स्ट बुक इन 1792 एंड द बुक टाइटल वाज अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। अगर देखा जाए तो इनफॉर्मली वुमेन के राइट्स पर यहाँ से जो मूवमेंट थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, बट फॉर्मली जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं 1848 में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन, जो कि यूएसए में हुआ, और जिसमें वुमेन सफ्रेज मूवमेंट, द राइट टू वोट की बात की गई, वुमेन के राइट्स की बात की गई। और देखते ही देखते या फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म भी यहीं से जो है वो स्टार्ट हुआ। 1920s तक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ने राइट टू वोट जो है वुमेन को साइन कर दिया। मज़ीद हम आगे आते हैं तो 1960s में वुमेन ने फिर से सोचा कि अगर हमें बिगर लेवल पे चेंज चाहिए देन हमें एज अ एकेडमिक जो है डिसिप्लिन के तौर पर वुमेन स्टडीज़ को ऐड करना होगा। सो 1980s में हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में एज अ एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर इस सब्जेक्ट को वुमेन स्टडीज़ को ऐड कर लिया गया। अब 1980s में ही जो है मेंस ने भी शोर डालना शुरू कर दिया कि जनाब हमें भी जो है वो डिस्क्रिमिनेटीज़ का सामना है, हम मेन स्टडीज़ भी होनी चाहिए। सो इवेंचुअली जो 1990s में थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज़म या पोस्ट मॉडर्नाइजेशन एरा भी कह सकते हैं, इसमें जो है स्कॉलर्स ने तमाम जो थी मेन, वुमेन एंड अदर्स में LGBTQ इन सबको ऐड करके एज अ होल जेंडर स्टडीज़ को एकेडमिक डिसिप्लिन में ऐड कर लिया। सो ये तो था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि जेंडर स्टडीज़ क्या है, हिस्ट्री क्या है, और इसको एज अ सब्जेक्ट के तौर पर क्यों पढ़ा जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।